हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष की इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ विशेष टॉपिक को लेकर उपस्थित होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संदर्भ में। मिट्टी यानी कि सॉइल, जैसा कि आप जानते हैं कि असंगठित पदार्थों की एक ऊपरी परत जो कि पृथ्वी की सतह पर फैली हुई होती है, उसको हम सॉइल या मिट्टी के रूप में जानते हैं। इसका निर्माण कई तत्वों, कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले इसके स्वरूप को समझेंगे, इसके निर्माण को समझेंगे, लेकिन मूल बात यह है कि बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संदर्भ में, न कि देश की मिट्टी के संदर्भ में। और देखेंगे मुख्य तौर पर कौन कौन सी मिट्टियां उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पाई जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो उत्तर प्रदेश की मृदाएं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मृदा निर्माण के अगर मूल तत्व की बात करेंगे, यानी कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है, तो मूल चट्टान जो होती है, जिसको पेरेंटल मटेरियल कहते हैं, उसके विघटन का भी ये परिणाम होती है। साथ साथ ये निर्भर करती है जलवायु की परिस्थिति पर, यानी कि वर्षा और तापमान की क्या स्थिति है। ढाल की तीव्रता पर भी निर्भर होती है, और वनस्पतियों पर, यानी कि वनस्पतियों के अवशेष भी कई बार मिट्टी के निर्माण में योगदान देते हैं। और टाइम यानी कि समय। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कारक हैं, जिसमें कि मूल या पेरेंटल जो मटेरियल होता है उसका विघटन भी जरूरी होता है। तो मृदा निर्माण के मूल तत्व के रूप में आप देख सकते हैं कि चाहे वो मूल चट्टान हो, चाहे वो जलवायु हो जिसमें कि वर्षा भी हो गई, जिसमें कि आपका तापमान भी हो गया, या जो ढाल हो गई, या वनस्पतियां हो गई, या समय हो गया, ये सभी कारक मिलके इसके मूल तत्व बनाते हैं और मृदा का निर्माण करने में सहायता करते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विघटन, अपक्षय और वनस्पति अवशेषों के मिश्रण से बनती है, वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है या सॉइल कहलाती है। ठीक, अब आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संदर्भ में। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की और प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए उपस्थित करते हैं एक शानदार विकल्प। इस विकल्प में आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बैच के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं हमारे प्रयागराज और लखनऊ शाखा पर उपलब्ध कोर्सेज में। साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी ये तैयारी उपलब्ध है। अब इसमें अगर आप चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन मोड की जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस होती हैं उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें 600 प्लस घंटों की क्लासेस होती हैं, और ये कोर्स जिस दिन से आपकी शुरुआत होगी कोर्स की, उस दिन से लेकर 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, वैधता होती है। इस दौरान आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 साल तक आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो इस कोर्स के साथ निःशुल्क मिलती है, यानी कि उसके लिए आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी के साथ उसका भुगतान होता है। तो यहां पर आपको इस टेस्ट सीरीज का लाभ यह है कि आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास से विश्वास हासिल करेंगे और उससे मिलेगी सफलता। तो इसके लिए अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो एक तो सीधा सा तरीका यह है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस कोर्स तक पहुंचेंगे। दूसरा तरीका यह है कि जैसे ढेर सारे ऐप आप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। और दृष्टि लर्निंग ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पर यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च करेंगे तो उसके सारे फीचर्स भी दिख जाएंगे, उसकी सारी विशेषताएं दिख जाएंगी। इसके अलावा भी मन में अगर सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। 8750187501 हमारा नंबर है। अब देखिए, मिट्टी के बारे में हमारी बात होगी, मृदा के बारे में बात होगी, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जब मृदा का विभाजन हम करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो इसको यूपी की मृदा को 2 भागों में मोटे तौर पर बांटा जा सकता है, जिसमें कि जो विद्वानों का मत है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, तो विद्वानों का ये कहना है कि मूल रूप से इसको 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक मृदा तो वो है कि जो गंगा के मैदानी हिस्से में पाई जाती है, तो गंगा मैदान की मृदा उसको कहेंगे। पहली कैटेगरी हमारी वो होगी जिसमें कि विशाल गंगा के मैदान की मृदाएं होंगी, ठीक। और दूसरी कैटेगरी वो होगी जो कि दक्षिणी पठारी भाग होगी, जिसमें कि कंकरीली, विंध्यन चट्टानी और बुंदेलखंड के क्षेत्र आएंगे। तो इसमें दक्षिणी पठारी भाग की मृदा आपकी दूसरी होगी। 2 मुख्य विभाजन हमको दिखाई देते हैं। अब इसमें भी गंगा की जो मैदानी मृदा है उसके कुछ उप विभाजन है और दक्षिणी पठारी भाग के विभाजन है, तो उसको भी एक एक करके देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। अब देखिए, विशाल गंगा मैदान की जो मृदा है, पहली कैटेगरी ये हो गई। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी दक्षिणी पठारी भाग की मृदा या बुंदेलखंड की जो मृदा है, तीसरी हो गई। और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य मृदा, इन्हीं तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अब विशाल गंगा मैदान की जो मृदा है, इसके उप विभाजन की अगर बात करें तो बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको कहते हैं वो है। दूसरी खादर या नवीन जलोढ़ मृदा है। तीसरी गंगा मैदान की अन्य मृदाएं हैं। देखिए, कई बार तो सीधे सीधे यही सवाल पूछा गया है कि बांगर जो होती है
वो नई है कि पुरानी है? तो सीधे सीधे आप याद रखिएगा कि बांगर क्या है, पुरानी है, खादर क्या है, नवीन है। तो यहीं से प्रीलिम्स में कई बार सवाल पूछे गए हैं। आप यूपी पीसीएस में भी देखेंगे, लोअर पीसीएस में देखेंगे, समीक्षा अधिकारी में देखेंगे, सब में सवाल पूछे गए हैं। तो ये बड़ा ही एक पेट सवाल है कमीशन का। फिर गंगा मैदान की अन्य मृदाएं भी इसमें पढ़ेंगे, और फिर एक एक करके दक्षिणी पठारी भाग की मृदा यानी बुंदेलखंड की मृदा भी, और उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख जो मृदाएं हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, विशाल गंगा मैदान की मृदा में यानी कि सॉइल ऑफ द वेस्ट गंगा प्लेन में हम सबसे पहले देखेंगे बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, फिर खादर। ठीक, तो बांगर की बात कर लेते हैं। पहले बांगर की अगर बात करेंगे तो बांगर, जैसा कि आप बताया गया आपको, इसके बारे में आपको क्या जानना है, तो इसमें यह जानना है कि बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़, ठीक, यानी कि ओल्ड जो ये जो होती है, मतलब ये पुरानी होती है मृदा, सबसे खास बात तो यही है, और परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, और इसमें फास्फोरस, चूना और ह्यूमस ये जो है पाया जाता है, और नाइट्रोजन और पोटास इस दो चीज की कमी होती है। यानी कि अधिकता किसकी है, तो फास्फोरस ज्यादा होगा, इसमें चूना ज्यादा होगा, ह्यूमस ज्यादा होगा, और कमी किसकी है, तो नाइट्रोजन पोटास की कमी होती है। तो दूसरा सवाल आपका यहीं से बन जाता है कि इसमें जो बांगर मृदा होती है उसमें किस चीज की कमी होती है। तो ये याद रखना है कि नया है कि पुराना, तो बापू याद रख लीजिएगा, बांगर यानी पुराना, तो बापू एक कोड हो गया आपका। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और साथ साथ ये सबसे पुरानी जलोढ़ या सिल्ट भी इसको कहते हैं, परिपक्व यानी मैच्योर मृदा है, ऊंचे मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। और देखेंगे अगर आप तो यहां पर इसमें किस किस चीज की प्रचुरता, तो आपको बताया गया कि फास्फोरस ज्यादा होगा, चूना ज्यादा होगा, ह्यूमस ज्यादा होगा, और कमी किसकी होगी, तो नाइट्रोजन और पोटास की यहां पर कमी होगी। तो ये इसकी खास बात है, ऊंचे मैदानी क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है जहां पर नदी का जल, बाढ़ के समय नदी का जल नहीं पहुंच पाता है। ठीक, अब जब बाढ़ के समय नदी का जल जिन जगहों पर पहुंच जाता है, अक्सर ये कहा जाता है कि वहां पर वो जगहें क्या होती हैं, उपजाऊ होती हैं। तो इसका मतलब यहां पर नहीं पहुंच पाता है, तो उन जमीनों की तुलना में जहां पर बाढ़ का जल पहुंच पाता है उसकी तुलना में ये उपजाऊ कम होंगी कि ज्यादा होंगी। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप जान जाएंगे कि यहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये उपजाऊ कम होंगी। ठीक, तो ये है आपकी पहली श्रेणी, जो कि हम बात कर रहे हैं गंगा के मैदानों के अंतर्गत। पहला जो विभाजन था उसमें बांगर की हमने बात की। अब बात करेंगे खादर के बारे में। अब देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको उपहार भी कहा जाता है, और अन्य नामों में बात करेंगे तो दोमट, चिकनी, बलुई दोमट, भूर, ये भी इसके नाम मिलते हैं, तो ये भी याद रख लेंगे। अब दूसरा है खादर मृदा या नवीन जलोढ़, तो इसको क्या कहते हैं, ये नई होती है। तो बापू आपको याद था, दूसरा खान याद रख लीजिएगा। ठीक, तो खान मतलब खादर, न से नवीन, बा से बांगड़, और पू से पुरानी। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें रट भी लेनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक, तो खादर मृदा नवीन जलोढ़ हो गई। अब इसमें क्या क्या खास बात है, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो खादर में चूना, पोटाश और मैग्नीशियम ये पाया जाता है, और ये ऐसी मृदा होती है जहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो यहां पर अधिकता किसकी है, चूना ज्यादा होगा, पोटाश होगा और मैग्नीशियम होगा, जिससे यह उपजाऊ ज्यादा होती है। और नवीन जलोढ़ बलुआ, सिल्ट बलुआ, चिकनी दोमट इसका अन्य नाम भी होता है। ठीक, तो नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में ये स्थित होती है, यानी कि बाढ़ का पानी यहां पर पहुंचता है, और आपको बताया ही गया जहां पर बाढ़ का पानी पहुंचता है वो जमीन अक्सर क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो यहां पर बाढ़ वाले मैदानों में ये स्थित होती है, हल्के रंग की होती है, छिद्र युक्त महीन कण वाली होती है। और बांगर जो शुरू में हमने पढ़ा, जो पुरानी जलोढ़ थी, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। साथ साथ इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है, बलुआ भी कहा जाता है, सिल्ट बलुआ कहा जाता है, चिकनी दोमट कहा जाता है। और साथ साथ किसकी अधिकता होती है, तो चूने की, पोटाश की, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और कमी किसकी है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये सारे फैक्ट हैं, यहां से सवाल बनेंगे। ठीक, जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं सब एक एक करके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जरा सा कंपेयर कर लेते हैं, जलोढ़ की बात करें तो तुलना कर लेते हैं जरा बांगर बनाम खादर की। तो देखिए यहां पर आयु और प्रकृति की अगर बात करें तो बांगर जो था, जो पहले हमने बताया था, वो क्या होती है, मैच्योर होती है, परिपक्व होती है। खादर की बात करें तो नवीन होती है, नई होती है, छिद्र युक्त होती है। स्थान की बात करें
तो बांगर जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो ऊंची जगह पर स्थित होती है, तो बाढ़ सीमा से परे होती है। वहीं पर खादर की बात करें तो ये बाढ़ वाले मैदान में स्थित होती है। उर्वरता की बात करें तो जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा वो कम उर्वर होगी, जहां बाढ़ का पानी पहुंचेगा वो ज्यादा उर्वर होगी। तो बांगर में नहीं पहुंचता है पानी तो सामान्य उपजाऊ होगी, जहां पर खादर में पानी पहुंचता है तो ये अत्यधिक उपजाऊ होगी। प्रचुरता की बात कर लेते हैं, किसमें क्या पाया जाता है। तो अगर बांगर की बात कर ले तो इसमें फास्फोरस, चूना और ह्यूमस पाया जाता है। वहीं पर खादर की बात कर ले तो चूना, पोटास और मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। कमी की बात कर ले तो बांगर में नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है, वहीं पर खादर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये कंपैरिजन भी याद रखेंगे क्योंकि ये सारे सवाल हैं, एक एक लाइन में आपके सवाल बसे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला अगर हम बात करें तो तलहटी का तंत्र, भाबर और तराई की जरा सिर्फ बात कर ले। अगला ये है कि खादर की बात हमने कर ली, इसके अलावा एक और मृदा की हम चर्चा करेंगे। लाल और काली मृदा का जो मिश्रण होता है, ठीक, मिश्रित काली लाल मृदा भी पाई जाती है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो झांसी मंडल है, झांसी मंडल की बात कर ले या प्रयागराज की बात कर ले, प्रयागराज में भी विशेष तौर पर देखेंगे आप तो करछना और मेजा जो तहसील है, तो प्रयागराज में करछना मेजा तहसील में झांसी मंडल की बात कर ले, सोनभद्र की बात कर ले और मिर्जापुर की बात कर ले। तो ये कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर लाल और काली जो है मिश्रित मृदा भी पाई जाती है। और इन्हीं जिलों में जो ऊपरी पठारी भाग है वहां पर लाल मृदा भी पाई जाती है। और लाल मृदा यहां पर दो तरह की मिलेगी आपको, एक तो मिलेगी जिसको कि परवा कहते हैं और दूसरी मिलेगी जिसको राकर कहते हैं। तो परवा जो मृदा होगी ये लाल मृदा की कैटेगरी बताई जा रही है, जो हल्की बलुई होगी, बलुई दोमट भी इसको हल्की बलुई या बलुई दोमट होगी। और राकर जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक। तो याद रखेंगे कि लाल और काली मिश्रित मृदा और साथ साथ लाल मृदा ये कहां पर पाई जाती है। लाल काली मिश्रित की बात करेंगे तो झांसी मंडल, झांसी मंडल के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद प्रयागराज में भी विशेष तौर पर करछना और मेजा तहसील और सोनभद्र और मिर्जापुर में। और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में ऊपरी जो पठारी हिस्से होंगे वहां पर लाल मृदा पाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है परवा और दूसरी होती है राकर, ठीक। इसके बाद भाबर और तराई क्षेत्र आता है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो भाबर और तराई क्षेत्र की भी बात कर ले, इसको भी जान जाए। भाबर और तराई क्षेत्र बेसिकली क्या होता है, ये पर्वत कोई भी अगर है, ठीक, तो पर्वत मान लीजिए ये दिख रहा है, उसकी तलहटी में ये हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये पर्वत है और पर्वत की तलहटी में मतलब निचले हिस्से में ये मिट्टी जो आपको दिख रही है कैसी दिख रही है, इसमें कंकड़ पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, पथरीली जमीन दिखाई दे रही है। और इस जगह पर मोटी बालू होती है, कंकड़ और पत्थर होते हैं। और नदियां अक्सर इसी हिस्से में आकर क्या होती हैं, भूमिगत हो जाती हैं। इस कंकड़ पत्थर के अंदर नदियां क्या होती हैं, भूमिगत हो जाती हैं। तो भाबर और तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में अगर भाबर की बात करें तो पर्वत की तलहटी में स्थित होता है, मोटी बालू पाई जाती है, कंकर पत्थर वाला क्षेत्र होता है, नदियां अक्सर यहां पर भूमिगत हो जाती हैं। और इसी के ठीक समानांतर नीचे आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका भाबर का क्षेत्र हो गया, ठीक। यहां पर मोटी बालू कंकर पत्थर से निर्मित है, नदियां भूमिगत हो गई। और इसी के ठीक नीचे समानांतर आपको तराई बेल्ट दिखेगा, यानी भाबर के नीचे पर्वत होगा, फिर भाबर होगा, फिर तराई होगा। तराई में क्या होता है, भाबर के समानांतर ही चलेगी ये पट्टी, ऐसे जैसे भाबर आगे बढ़ रहा है ऐसे इसके नीचे तराई बढ़ेगा। और यहां पर नदियां पुनः धरातल पर आ जाती हैं, यानी कि यहां पर भूमिगत रहेंगी, पहाड़ से निकली नदी यहां पर भूमिगत रहेगी और यहां पर फिर नदी धरातल पर दिखाई देने लगेगी। और यह हिस्सा क्या होगा, अक्सर दलदली और नम हिस्सा होता है। तराई का जो बेल्ट होता है वहां नमी ज्यादा होती है और दलदली होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि तराई के जो हिस्से होते हैं वहां पर गन्ने की खेती बहुत बढ़िया होती है, धान बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जो महाराजगंज वाला बेल्ट है जो आप देखेंगे तराई क्षेत्र में स्थित है, वहां पर धान बहुत बढ़िया होता है यूपी में, ठीक ना। तो तराई क्षेत्र में गन्ने और धान की खेती बहुत बढ़िया होती है। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट भी आप याद रखेंगे, जैसे कि गंगा यमुना दोआब की बात करें तो गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा जो दोआब है, यहां पर जलोढ़ या जो सिल्ट मृदा है उसका विस्तार ज्यादा है। तो याद रखेंगे गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब में जलोढ़ या सिल्ट मृदा या इसका विस्तार क्या होता है, ज्यादा है। और सर्वाधिक क्षेत्र में अगर देखेंगे तो जलोढ़ और साथ साथ दोमट मिट्टी का विस्तार आपको दिखाई देगा यूपी में, ठीक। दोमट और बलुई मृदा की अगर बात करें, दोमट व बलुई मृदा को इसको सिकता भी कहा जाता है, करियाल भी कहा जाता है, ढांका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिकता भी कहा जाता है, करियाल भी कहा जाता है, ठीक।
और ढांका भी कहा जाता है, ढांका भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए गन्ना और धान यहाँ पर तराई बेल्ट की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए अगर इस तरह से डिवीजन देख लें तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाबर की बात करेंगे तो सबसे ऊपर पर्वत है, पर्वत की तलहटी में भाबर कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र जहां पर नदियां भूमिगत हो जाती हैं। फिर तराई उसके बाद वाला हिस्सा होता है जो दलदली क्षेत्र होता है, जहां पर नमी ज्यादा होती है, यहाँ पर धान गन्ने की खेती होती है। उसके बाद जो ऊंचा स्थान होगा जहां बाढ़ में पानी नहीं पहुंच पाता है, वो क्षेत्र क्या होता है, बांगर होता है। ऊंचे मैदानी क्षेत्र ये क्या होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक। उसके बाद खादर बेल्ट होता है, खादर जहां पर बाढ़ का मैदान होता है, यहां पर नदियों में बाढ़ आता है तो यहां पर अक्सर बाढ़ का पानी आ जाता है, तो ये अपेक्षाकृत उपजाऊ ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये डिवीजन है नदियों का, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहला हिस्सा हमारा क्या था, पहला हिस्सा हमारा था जैसा कि आपको बताया गया था कि जो गंगा का मैदानी भाग था। अब उसके उप विभाजन गंगा के मैदानी भाग का हमने सबसे पहले दो विभाजन बताया गया, एक गंगा का मैदानी हिस्से में जो मृदा पाई जाती है और दूसरा बताया गया था दक्षिणी पठारी भाग जिसमें कि कंकरीली, विंध्यन चट्टानी और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। तो पहले हिस्से और उसके उप विभाजन की चर्चा हो गई। अब दूसरे हिस्से की बात हो रही है जो कि दक्षिणी पठार, बुंदेलखंड और विंध्यन मृदा यहां पर दिया गया है। अब ये किस प्रकार की मृदा यहां पर होती है, तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात करेंगे तो इस क्षेत्र में जो बुंदेलखंड की मृदा होती है यानी कि दक्षिणी पठारी भाग की जो मृदा होती है, इसके कई टाइप होते हैं। एक तो ये कंकरीली है, विंध्यन चट्टानों के अपक्षय से निर्मित है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जटिल मृदा क्षेत्र है। इसका विस्तार कहां कहां पर है, तो आप देख रहे हैं कि झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज में इसका विस्तार आपको दिख रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज और बता दें कि इसके टाइप अगर आप देखेंगे तो इसके कई टाइप मिलते हैं, जैसे कि भोंटा, क्या है, भोंटा एक टाइप तो यही हो गया। इसके अलावा आपको मार या माड़, ठीक, मार या माड़ भी इसको कहते हैं, ठीक, दूसरा टाइप ये भी मिलता है। ये सब किसके टाइप है, दक्षिणी पठार, बुंदेलखंड या विंध्यन मृदा के टाइप हैं। फिर इसी में आपको कावर या कावड़ भी मिलेगा, ठीक, कावर मिलेगा, ठीक, कावर या कावड़ भी लिखा होता है, कावड़, ठीक, ये होता है। इसी तरह से इसमें अन्य अगर इसके विभाजन की तो परवा या पडवा भी होता है, परवा या पडवा भी लिखा होता है कहीं कहीं, ठीक, तो परवा या पडवा भी इसका उपविभाजन होता है। तो ये क्या है, ये इसके उप विभाजन है, ठीक। तो ये कंकरीली, विंध्यन चट्टानों के अपक्षय से निर्मित है, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और जटिल मृदा क्षेत्र हैं। इसका विस्तार कहां कहां है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो इधर वाले आपको नीचे वाले दिख रहे हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, इन जगहों पर ये पाई जाती है। हाँ, राकर भी इसमें है, एक राकर भी इसका विभाजन, इसको भी आप जान सकते हैं, ठीक। अब ये तो बात हुई इसकी दो मुख्य जो विभाजन थे वो आप जान गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके अतिरिक्त भी कुछ मृदाएं पाई जाती हैं। तो अतिरिक्त मृदाओं में कौन कौन सी हैं, तो जैसे सबसे पहले आपको ये दिख रही है मांट मृदा, ठीक। मांट मृदा की बात करें तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है, इसकी खास बात, इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, जो चूना होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। और ये विशेष तौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो विशेष तौर पर आप देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में ये पाई जाती है, ठीक, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाएगी और इसमें चूने की मात्रा अधिक होगी। दूसरा आपको दिख रहा है पड़वा, पड़वा यानी ये बेसिकली अगर आप देखेंगे पड़वा या पड़वा, तो ये यमुना के किनारे के क्षेत्र, विशेष तौर पर हमीरपुर, हमीरपुर और साथ साथ जालौन, ठीक, यमुना के किनारे वाले विशेष तौर पर हमीरपुर और जालौन में ये पाई जाती है पड़वा मृदा। और इसको आप देखेंगे तो इसका रंग जो होता है वो हल्का लाल होता है। कैसा होता है, हल्का लाल रंग होता है, ठीक। इसकी बात, इसको भी जान लीजिए। राकर मृदा की अगर बात कर लें तो यहां पर यह भी एक श्रेणी होती है। लाल मृदा की बात कर लें, ठीक, लाल मृदा आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लाल मृदा मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी आपको जो बताया गया था वहां पर विशेष तौर पर पाई जाती है। बेतवा और धसान नदी, कौन कौन नदी, बेतवा और साथ साथ धसान नदी, ठीक, इसके जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहां भी पाई जाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बेतवा और धसान के वहां भी पाई जाती है। इस नदी की खास बात यह होती है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैविक पदार्थ इसकी कमी पाई जाती है। और यहां पर अगर देखेंगे आप तो गेहूं, ठीक, गेहूं, साथ साथ यहां पर दलहन और चना, तो गेहूं, चना और दलहन इसकी कृषि होती है, ठीक। तो लाल मृदा बेसिकली आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, इसके अलावा बेतवा और धसान नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ये पाई जाती है, याद रखेंगे। ऊसर और रेह मृदा, तो ऊसर और रेह मृदा की अगर बात करें तो रेह युक्त क्षारीय ऊसर का विस्तार मैनपुरी, अलीगढ़, कानपुर नगर और देहात दोनों में
उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ में है। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा कि ऊसर और रेह मृदा बेसिकली मैनपुर में है, मैनपुरी में है, अलीगढ़ में है, कानपुर नगर और देहात दोनों में है, उन्नाव, एटा में भी है, इटावा में भी है, रायबरेली में भी और लखनऊ में भी। ठीक, फिर बांगर एवं भाट मृदा की बात कर ले तो चूने की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, इसकी खास बात ये याद रखिएगा। और बाढ़ प्रभावित नदी के किनारे जो है इसको धून कहा जाता है। जो बाढ़ प्रभावित नदी होती है उसके किनारे इसको धून कहा जाता है। वहीं पर जगह अगर आप चले जाएंगे कुशीनगर में तो कुशीनगर में इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है भाट। ठीक, तो बांगर और भाट मृदा ये भी एक कैटेगरी है। साथ साथ आपको एक दिख रही है तृतीयक मृदा। ठीक ना, और ये भी याद रखिएगा कि गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा इन जगहों पर ये पाई जाती है बांगर और भाट मृदा। ठीक, तृतीयक मृदा की अगर बात करें तो यूपी के शिवालिक क्षेत्रों में, जो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर शिवालिक रेंज के नीचे वाले जो हिस्से हैं सहारनपुर, बिजनौर और पीलीभीत, तो वहां पर यह तृतीयक मृदा विशेष तौर पर पाई जाती है। ठीक, अब कुछ फैक्ट्स और भी हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे उन फैक्ट्स में अगर हम बात कर लें, जैसे आपको क्या क्या जानना चाहिए, इससे सवाल बन सकता है। तो उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम यूपी में जो है जो मृदा होती है, उस मृदा में अगर आप देखेंगे तो किस चीज की कमी पाई जाती है? उस मृदा में फास्फेट की कमी पाई जाती है। और यह सवाल आपसे पूछा भी गया है। ठीक, कि फास्फेट की कमी किस क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा में पाई गई है। साथ साथ आजमगढ़, जौनपुर, मऊ में आप देखेंगे, 3 जनपद की अगर बात कर ले जिसमें कि आजमगढ़, मऊ और जौनपुर की बात कर लें। ठीक, और जौनपुर की बात कर ले तो यहां पर जो मृदा है इसमें पोटाश की कमी होती है। ठीक, पोटाश की, तो ये भी आप याद रख लेंगे। सीधा सीधा फैक्ट है और सीधा सीधा सवाल यहां से पूछा जा सकता है। कई बार मृदा अपर्दन की भी बात होती है, यानी कि जो सॉइल होती है उसके इरोजन की बात होती है। सॉइल इरोजन में भी विशेष तौर पर एक विशेष क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सॉइल इरोजन का रोल है, जो वो क्षेत्र बीहड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें भी इरोजन का रोल है। देखिए, इरोजन की अगर बात करें तो 3 तरह का जो अपर्दन है मृदा का, वो 3 तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहले शीट इरोजन की बात कर लें। शीट इरोजन या चादरीय अपर्दन जिसको कहते हैं। ठीक, पहली कैटेगरी ये होती है। इसमें क्या होता है, शीट इरोजन या चादरीय जो अपर्दन होता है, अगर मान लीजिए बारिश हुई और मृदा की जो ऊपरी परत है वो बारिश की वजह से बहकर जब हटने लगती है, अपर्दन उसका होता है, तो इसको शीट अपर्दन कहते हैं। यह सबसे इनिशियल स्टेज है किसी भी मृदा के अपर्दन का, सॉइल के इरोजन का। पूर्वी और उत्तरी भाग में यह पाया जाता है। कहां पर? पूर्वी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी भाग में, यानी कि वर्षा आएगी, बरसात होगी, बरसात से मिट्टी की ऊपरी परत का बह के हटना, वो शीट या चादरीय इरोजन या मृदा अपर्दन कहलाता है। ठीक, दूसरी कैटेगरी जो आती है वो कहलाती है रील अपर्दन। ठीक, रील अपर्दन ये क्या होता है? तो रील अपर्दन जो होता है, RIL होता है, जब पानी मिट्टी में जब एक ही दिशा में बहता है। जब पानी मान लीजिए एक ही दिशा में बहेगा तो कई बार आप देखेंगे मिट्टी में क्या होता है, छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं। ठीक, क्या बन जाती हैं? छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं। अब ये इसकी वजह से ये नालियां 5 से लेकर 20 सेंटीमीटर की हो सकती हैं। इन नालियों को जब बन जाता है तो उसमें ये हम कह सकते हैं कि शीट या चादरी इरोजन की तुलना में थोड़ा ज्यादा ये मिट्टी बहा के ले जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में ये ज्यादा प्रचलित है। पूर्वी और उत्तरी भाग में शीट या चादरी अपर्दन, रील अपर्दन जिसको कि आप कह सकते हैं कि जिसमें छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, ये दक्षिणी हिस्से में यूपी के। और वहीं पर तीसरी कैटेगरी जो है, अगर उसकी बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गली अपर्दन। और ये सबसे अपर्दन की या इरोजन की सबसे हम कह सकते हैं कि सीरियस कंडीशन है। जब रील अपर्दन लंबे समय तक रहता है तो जो छोटी नालियां बन रही थी रील अपर्दन के दौरान, वो नालियां बड़ी हो जाती हैं और इसके कारण यहां पर ऐसी जगह पर जहां पर गली इरोजन ज्यादा होता है, वहां पर खेती करना ही असंभव हो जाता है। विशेष तौर पर चंबल का जो क्षेत्र है, विशेष तौर पर चंबल के क्षेत्र में भी अगर इटावा की बात कर लें, इटावा में ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आगरा में भी, जालौन में भी और इस क्षेत्र में भी जो बीहड़ का निर्माण होता है, तो बीहड़ का निर्माण हम कह सकते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो गली इरोजन है वो एक कारण के तौर पर देखा जाता है। ठीक, तो ये कुछ उसके प्रकार है, यहां पर और स्पष्ट आपको हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये शीट यानी कि केवल एक परत ऊपर की बहा के ले जाई जाती है, तो क्या होता है यहाँ पर? शीट अपर्दन होता है, यानी कि शीट इरोजन होता है। चादरी जिसको बारिश की ऊपरी परत केवल बहा कर ले जाती है। ठीक, यहां पर दूसरी कंडीशन आप देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? दूसरी कंडीशन आपकी है
रील अपर्दन की, ठीक, जहां पानी एक ही दिशा में बह रहा है, ठीक, ये उससे थोड़ा सा और डेंजर स्थिति है। और तीसरी कंडीशन ये वाली है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, गली अपर्दन। रील अपर्दन जब लंबे समय तक रहेगा तो ये नालियां क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और यहां पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। तो ये बीहड़ वाला क्षेत्र जो है आपका, वहां पर होता है, चंबल में विशेष तौर पर, इटावा में, आगरा, इटावा, जालौन में बीहड़ का जो निर्माण है, हालांकि दूसरे कारण भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यहां पर एग्रीकल्चर करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, और अपर्दन की सबसे लास्ट स्टेज यही होती है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहां पर दिखाया गया है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए चलते हैं आखिर में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ, और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्नलिखित में से सबसे गंभीर मृदा अपर्दन कौन सा है, चादरी, रील, गली या वायु अपर्दन? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।